पहले तो सभी किसान भाइयों से, व्यूअर्स से क्षमा प्राप्ति। आज थोड़ा हमको देर हो गई ज्वाइन करने में हमारी इस मीटिंग पे। कुछ नेटवर्क इशू जो है हमें फेस करना पड़ा था। उसके लिए हम सभी किसान भाइयों से क्षमा प्राप्ति कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे टेक्नोलॉजिकल इशू हैं, टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस हैं। तो यदि टेक्नोलॉजी है उसमें अगर वरदान है तो कुछ उसमें दिक्कतें भी आती हैं। तो सभी किसान भाइयों को, सभी व्यूअर्स को नमस्कार और क्षमा देरी के लिए एक बार फिर से क्षमा प्राप्ति। तो आज का जो हमारा फेसबुक लाइव सेशन है उसका जो विषय है, मैं सबसे प्रथम आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। आज हम चर्चा करेंगे किसानों की आय दोगुनी करने में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका। इस विषय पर चर्चा करने के लिए, जैसा कि आप सब देख ही रहे, हमारे साथ जो आज के एक्सपर्ट हैं, मैं उनका सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपसे करा देना चाहता हूं। जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं वह 1987 बैच के एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज के साइंटिस्ट हैं, 33rd फोकार्स के मेंबर्स हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी सर्विस इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट IGFRI झांसी से शुरुआत की थी। हाल ही में उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR द्वारा सम्मानित भी किया गया है, तथा ICR अटारी जोन 3 कानपुर के ये अध्यक्ष एवं प्रधान वैज्ञानिक हैं। और इनके अंडर में करीबन उत्तर प्रदेश के 83 कृषि विज्ञान केंद्रों का संरक्षण एवं कोऑर्डिनेशन हमारे आज के एक्सपर्ट करते हैं। इनके अंडर में कई कृषि विज्ञान केंद्रों को बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनमें से कृषि विज्ञान केंद्र चित्रकूट भी शामिल है, जो इनके ही निरीक्षण में आता है। हमारे एक्सपर्ट के अंडर में कई किसान भाई हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो जिनको अभी हाल ही में जगजीवन राम पुरस्कार अवार्ड भी दिया गया है। इनके करीबन 50 से भी ज्यादा शोध पत्र हैं, 5 से 6 इनके ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं, 10 इनके बुक चैप्टर हैं, 15 इनके टेक्निकल बुलेटिन हैं, 10 ऑल इंडिया रेडियो टॉक शोज हैं और 1 इनके टीवी शोज हैं। यदि हो सकता हो मैं आपसे बातचीत करता रहूं इनकी रिकग्निशंस और अवार्ड के बारे में, तो फहरिस्त इतनी लंबी है, पूरा दिन आज कम पड़ सकता है। तो आइए पूरे उत्साह के साथ स्वागत करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर अतर सिंह, डायरेक्टर ICR अटारी एवं प्रधान वैज्ञानिक। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, आपने मेरा जो परिचय दिया, मैं भी माफी चाहूंगा कि हमारे जो भी श्रोतागण हैं, खास करके हमारे किसान भाई, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, विद्यार्थी और वैज्ञानिक, विभिन्न संस्थाओं के वैज्ञानिक गण जो कि इस चर्चा में भाग ले रहे होंगे और इसमें जुड़े होंगे। जैसा कि वे सिद्धार्थ जी ने पहले ही बता दिया कि टॉपिक मेरा है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका क्या है, हो सकती है। और उसी तारतम्य में मैं कुछ इशू आप लोगों के साथ में बात करूंगा। सिद्धार्थ, आवाज आ रही है? सिद्धार्थ, आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब, पूरी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो कुछ बिंदु जो किसानों की आय दोगुने करने की बात है, तो उसमें सबसे पहला बिंदु आता है कि जो फसल की उत्पादकता है उसको बढ़ाना है। और आप सभी जानते हैं कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो हमारे कृषि वैज्ञानिक नई नई वैरायटी, नई नई तकनीकी इजाद करते हैं, और इजाद करने के बाद उसका जो आकलन करते हैं, तो उसी के आधार पर एक अगर वैरायटी को हम बदल देते हैं तो 15 से 20% की पैदावार बढ़ जाती है। और इसी तरह से जो पैदावार है, जब पूरे जिले का आकलन किया जाता है तो एरिया से जब उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो प्रोडक्टिविटी निकल आती है। तो जो प्रोडक्टिविटी है हमारी दलहन, तिलहन और अन्य खाद्यान्न फसलों की जो भी प्रोडक्टिविटी है, उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो ये जो वैज्ञानिक पहलू हैं, इनको ध्यान में रखना होगा। दूसरा, इसी प्रकार से पशुओं का जो उत्पादन है, पशुओं का जो दूध का उत्पादन है, मीट का उत्पादन है, वूल का उत्पादन है, उसमें भी हमको आशातीत वृद्धि करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए भी, जैसा कि हमारे सभी साथी किसान जानते हैं कि जो भी उसका किस्म है, जानवर का किस्म बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसका खाना कैसा होना चाहिए, राशन कैसा होना चाहिए, उसमें हरा चारा, सूखा चारा
भूसा इत्यादि मिला करके और खलियां कंसंट्रेट वगैरह मिला करके एक बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं, तो वो बैलेंस डाइट दे करके, और जानवरों का जो रखरखाव है वो जगह कैसी हो, जिसको हम इंग्लिश में कहें तो ब्रीड, फीड एंड मैनेजमेंट, ये तीनों एस्पेक्ट के आधार पर हम पशुओं की जो उत्पादकता है उसको बढ़ा सकते हैं। तीसरा ये बिंदु है, इसमें संसाधन प्रयोग की जो क्षमता है हमारी, जैसे हमारे पास जो संसाधन है, जमीन है, जल है, जमीन है, इन सब संसाधनों का जो उपयोग है, उस संसाधन को प्रयोग करते हुए जल, जमीन, जंगल, जानवर, जंतु जितने भी हैं उनका कैसे समावेश किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा उनकी क्षमता को हम वृद्धि कर सकें। और अगला, उत्पादन लागत को कम करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान भाई एक दूसरे को देख करके और वो एक कंपटीशन करते हैं कि उसने इतने बोरी खाद डाल दिया, हम इतने बोरी खाद डालेंगे तो हमारा आलू ज्यादा बढ़ जाएगा, हमारा गन्ना ज्यादा बढ़ जाएगा। परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। आज जो सॉइल टेस्टिंग की बात हो रही है और किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो वितरण करने की बात भारत सरकार ने की है, निश्चित रूप से इसमें हमारी लागत काफी कम होगी। और इस तरह की लागत हम तीन चीजों पे कम कर सकते हैं। एक तो हम खाद पर, एक हम बीज पर, एक हम सिंचाई पर। तो सिंचाई के माध्यम से आप देखेंगे कि फ्लड इरिगेशन ज्यादातर किसान करते हैं, परंतु आज बात है रिसोर्स कंजर्वेशन की। जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स हैं, ड्रिप सिस्टम है, स्प्रिंकलर है, रेज्ड बेड है, और इस तरह की जो तकनीकी लेकर के आएंगे तो उसमें पानी की लागत भी कम लगेगी और उसमें खर्चा भी कम आएगा। तो इस तरह से हम जो प्रोडक्शन की लागत है उसको कम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं जैसे धान, गेहूं, गन्ना, अगर किसान इसी की तरफ चलेंगे तो उसमें उतना ज्यादा हम उसको नहीं बढ़ा सकते, फसल की सघनता को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर साल भर में एक फसल लेंगे तो फसल सघनता जो है 100% होगी, और एक साल में 2 फसलें लेंगी तो फसल सघनता 200% होगी। तो मतलब एक साल में ज्यादा से ज्यादा फसलें लेंगे तो उसी तरह से हम फसल की सघनता को बढ़ा सकते हैं। और ये डबलिंग फार्मर इनकम का एक पहलू हो सकता है, जिसमें कि अंतः फसली के रूप में भी हम खरीफ में, रबी में, समर में और अंतः फसली के रूप में फसलों के साथ में फसलें उगा करके और फसल सघनता को बढ़ा सकते हैं। अगला बिंदु है फसल विविधीकरण में वृद्धि करना, जो कि हमारी हाई यील्डिंग वैरायटीज आई हुई हैं। उस हाई यील्डिंग वैरायटी के माध्यम से हम फसलों का विविधीकरण कर सकते हैं। और आज के परिवेश में जहां हम ट्रांसप्लांटिंग राइस की बात कर रहे हैं, तो उसको छोड़ करके अगर डायरेक्ट सीडेड पर काम करेंगे तो उसमें एक तो जन धन की बचत होगी, पानी भी कम लगेगा और लेबर भी कम लगेगा। और उसकी जगह पर अगर हम मक्का को प्रमोट करेंगे, मक्का की क्रॉप से डाइवर्सिफाई करेंगे, तो प्रोडक्शन में और पैदावार में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है, परंतु ये डाइवर्सिफाइड क्रॉप किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। सही लागत मिलना, किसानों की जो पैदावार है उस पर काफी, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जिसको हम कहते हैं, उत्पादन लागत काफी आती है। अभी वर्तमान सरकार है उसने 12 फसलों का जो है उसमें हम देख रहे हैं 80 रुपए से लेकर के 200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो एमएसपी बढ़ाया हुआ है। तो किसान को अगर उसकी पैदावार की वाजिब लागत मिलती है तो ये भी एक बढ़ती हुई इनकम की ओर इशारा करता है और किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। संसाधन की जो उपलब्धता है, समय पर खाद, बीज, पानी, और ये अगर किसान को मिल जाए तो ये भी एक, क्योंकि एक दिन लेट होने से पैदावार में काफी फर्क पड़ जाता है। तो सही समय पर जुताई, सही समय पर बुआई, सही समय पर कटाई, सही समय पर सिंचाई, अगर हमारे किसान भाई इस समय का ध्यान रखते हुए और ये जो इनपुट है वो सही समय पर अगर उसकी उपलब्धता बनी रहेगी तो ये डबलिंग फार्मिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा पहलू हो सकता है। सबसे लास्ट में जो हम कहेंगे सीड, बीज भी किसी भी फसल का जो बीज है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप कहते हैं नई किस्म बदल दी जाए, नया बीज ही बदल दिया जाए और उच्च गुणवत्ता का बीज बदल दिया जाए तो पैदावार में 15 से 20% की वृद्धि हो जाती है। बहुत दिनों से हमारे विश्वविद्यालय और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो इंस्टीट्यूट हैं काम कर रहे हैं
परंतु सीड रिप्लेसमेंट रेट जो है 15% से लेकर के 30% तक ही विभिन्न विभिन्न फसलों को देखा जाए तो ज्यादा अभी सीड रिप्लेसमेंट रेट नहीं हुआ है। तो अगर हम ये बीज वृद्धि को बढ़ा ले जाएं तो ये भी पैदावार में इजाफा करेगा किसानों का। तो सिद्धार्थ जी, ये कुछ पहलू थे, जो बिंदु थे। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही विविध तरीके से बताया, जो है डिस्क्रिप्टिव वे में बताया किस तरह से जो आय को दुगनी करने में जो मुख्य बिंदु हैं कौन कौन हैं, जिसपे जो है चर्चा की जा सकती है और आने वाले समय में किसान भाई इसका किस तरह से लाभ ले सकते हैं। मैं देख रहा हूँ 40 से भी ज्यादा लोग हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं। हो सकता हो कुछ लोगों को जुड़ने में दिक्कत आ रही है, नंबर्स और बढ़ेंगे धीमे धीमे। अशोक पंडित, दया श्रीवास्तव, सचिन प्रताप तोमर, मनोज पांडे, अनिल कुमार, रोहित वर्मा, मुकेश ताक, आशीष काले, डॉक्टर सुशील कुमार राय, मोनालिसा जी, जितेंद्र सिंह, अंकुर झा, चिराग सिंह राजावत, साधना पांडे, शक्ति सिंह डांगी, चंदन सिंह, योगेंद्र सिंह, आनंद कटिया, सुमित झा, अनिल कुमार महतो, सब लोग हम हमारे लाइव सेशन में जुड़े हुए इस समय और आपको अपना अभिवादन एवं धन्यवाद देते हैं। सभी लोग जो हमारे साथ आज इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइव सेशन में बने रहें क्योंकि कई अभी और मुख्य चर्चाएं हमें करनी है। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं देख रहा हूं काफी लोग जुड़े हुए हैं और अभी धीमे धीमे प्रश्न भी आने लगेंगे। प्रश्न आने से पहले मैं चाहता हूं, आपने हमारा आज का पहला सेगमेंट तो बता ही दिया है, अब जो है बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर। आपने जैसे कुछ मुख्य बिंदुओं पे बातचीत की कि सही समय पे कटाई, सही समय पे बुआई, सही समय पे बिजाई, है ना, फिर बैलेंस एक न्यूट्रिएंट देना। तो ऐसे कई, जिसको बोलते हैं ना कि सफलता की कहानियां भी होंगी, सक्सेस स्टोरीज भी होंगी, जो आपको मालूम होगा, जो किसान भाई हैं जिन्होंने इन सारे मुख्य बिंदुओं पे काम करके अपनी आय को दोगुनी की है। तो मैं चाहता हूं कि आप जरा सा इन जो किसान भाई हैं, जो ये सफल किसान हैं, इनके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरह से वो रोल मॉडल हो चुके हैं। 60 से ज्यादा लोग डॉक्टर साहब लाइव आ चुके हैं। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। मैं सभी अपने लाइव वैज्ञानिकों का, खास करके इसमें हमारे अटारी के भी वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के साथी भी जुड़े हुए हैं और सभी जो विद्यार्थी हैं वो सब लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। जैसा कि सिद्धार्थ आपने कहा कि जो बिंदु थे उन बिंदुओं के ऊपर हमने बात की। अब मैं जो सफलता की कहानी है, कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर, कुछ इनोवेटिव फार्मर्स हैं जो कि हमारे रोल मॉडल हैं दूसरे किसानों के लिए। ऐसे ही मैं सबसे पहले आपको आरपी सिंह, जो सहारनपुर के किसान हैं, मैं उनकी सफलता की कहानी की ओर आपको ले जाना चाहूँगा। और आरपी सिंह के फादर ट्रेडिशनली जो शुगरकेन की क्रॉप करते थे और शुगरकेन क्रॉप करने के बाद उनको 80 से 85 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रॉफिट प्राप्त होता था। वो ग्रेजुएट थे, उन्होंने अपने पिताजी से आग्रह किया और पिताजी से आग्रह किया कि पिताजी मुझे 1 हेक्टेयर जमीन दे दीजिए, मैं अपने तरीके से खेती करना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में क्या किया कि उन्होंने आड़ू लगाया, लीची लगाया और जो उसके नीचे की जमीन थी उसमें गेहूं लगाया, सब्जियां लगाई और जो है फॉडर क्रॉप्स लगाया। इस तरह से जब उसका आकलन उन्होंने किया हेक्टेयर बेसिस पे साल भर के अंदर, तो देखा कि जो उनकी लागत थी उस लागत की तुलना में उनको लाभ ज्यादा मिला और लाभ जो मिला वो 3.75 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का मिला। आप देखेंगे ऐसे एक रोल मॉडल जो कि 80 से 85 हजार रुपए कमाया करते थे, उनका करीब 3.5 गुना तक जो है उसमें पैदावार बढ़ गया। सरकार तो दोगुने की बात कर रही है, परंतु दोगुने से भी ज्यादा जो चीजें हैं वो पैदा करने की माहिर हमारे किसान भाई रख सकते हैं। उसी तरह दूसरे किसान जो वहीं के सेठपाल सिंह और ये जो किसान थे हमारे राजपाल सिंह, इनको राष्ट्रीय स्तर पर जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये जो लीची का इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में एक मेंबर की हैसियत से आईएमसी के मेंबर नियुक्त होकर के गए आईसीआर की तरफ से। तो ऐसे हमारे जो इनोवेटिव फार्मर्स हैं, रोल मॉडल्स हैं, उनको मान सम्मान भी मिलता है और जो उनका ज्ञान है उसका फैलाव दूसरे किसानों तक होता है। इसी तरह के एक दूसरे किसान सहारनपुर के ही सेठपाल सिंह, ये भी बड़ा इनोवेटिव फार्मर्स हैं। अभी इनको रिसेंटली अभी IRA का जो पूसा मेला हुआ था अखिल भारतीय,
उसमें इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड भी मिला। इनको भी जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार अवार्ड मिला है। और इन्होंने काम किया क्या, इन्होंने भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया, जो हाई वैल्यू क्रॉप जिसकी हम बात करते हैं। ट्रेडिशनली पहले गन्ने के खेत थे, गन्ने पे लोग काम करते थे, गन्ने से हट करके इन्होंने क्या किया कि वेजिटेबल के ऊपर गए। और सबसे बड़ा एक इनका अन्वेषण था कि इन्होंने खेत को तालाब बनाया, और खेत को तालाब बनाने के लिए उस खेत में 2.5 फीट मिट्टी को निकाल करके और उसमें तालाब बना करके सिंगाड़ा किया। और सिंगाड़ा लेने के बाद इसमें फिर उसके बाद इन्होंने जो है उसमें मेथी लगाई, उसमें जो है भिंडी लगाई, उसमें पालक लगाया। तो इस तरह से सब्जियां उगा करके और इन्होंने भी करीब 4 लाख तक का उसमें प्रॉफिट कमाया। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे भी रोल मॉडल, और ये भी हमारे फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट के मेंबर हैं, और एक हमारे इंस्टीट्यूट की जो IMC है उसके भी मेंबर हैं। तो ऐसे जो रोल मॉडल किसान हैं उनको प्रोत्साहन पुरस्कार तो मिलता ही है, साथ में इनको मान सम्मान भी मिलता है। और इसी के साथ और भी सफलता की कहानी है, जैसे जो घर पर ही रह करके जो काम करने वाले हमारे वुमेन फार्मर हैं वो भी काम कर सकती हैं। एक स्टडी हमारी जो औरिया केवी के है उसकी वैज्ञानिक ने किया था कि 400 किलो आम का अचार अगर बनाया जाए सीजन में, तो उसने देखा कि 13,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से, और वो 3 महीने के सीजन में 35 से 36,000 रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। खेती के साथ साथ ये भी एक विविधीकरण का काम कर सकते हैं। इसी तरह उन्नाव केवीके की हमारी जो मृदा होम साइंटिस्ट की वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पके हुए 400 किलो आम के पल्प को निकाला, और प्रतिमाह उनको भी 10,000 रुपए की आय उसमें हुई। और इसी प्रकार जो प्रतापगढ़ में एक हमारा जो आंवला का बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ कैंडी बनाने का काम किया गया, और 1 माह तक 200 किलो आंवला का जो प्रोसेसिंग करके इन्होंने 30,000 रुपए प्रति जो 30,000 रुपए का शुद्ध आय प्राप्त किया। इसी के साथ ही और भी फूलों के ऊपर भी, मधुमक्खी के ऊपर भी हमारे बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट जगह पर काम किया है। जैसे कन्नौज और सहारनपुर की बात ले लें तो यहाँ पर ग्लेडुलस की खेती की गई, और जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए इन लोगों को मिलता है। परंतु जब ये फ्लोरिकल्चर की तरफ गए, मार्केट इनको मिला, तो 3 से 3.5 लाख रुपए जो है इसमें वाइट प्रॉपर्टी, JB गोल्ड, अमेरिकन रेड ब्यूटी और पूसा किरण और पूसा सुगम, ये जो किस्में थी, इन लोगों ने इसको लिया और इसका उत्पादन जो है बढ़ाया और लागत भी बढ़ाई। इसी प्रकार डाइवर्सिफिकेशन किया। जौनपुर में मधुमक्खी के ऊपर जो है सब्जी लगाते थे, तो 500 हेक्टेयर जो सब्जी का एरिया था उसमें बी कीपिंग का काम किया गया। तो बी कीपिंग पे ये देखा गया कि जो बी कीपिंग के साथ ही उसका परागण भी बढ़ा, और 1 लाख रुपए तक का मुनाफा उसमें प्राप्त हुआ प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी तरह बलिया में मधुमक्खी का जो काम हुआ, उसमें 100 बक्से रखे थे, और 100 बक्सों का जो लाभ मिला वो 1.5 लाख रुपए प्रति जो यूनिट थी उसका लाभ उसको मिला। इसी तरह मुजफ्फरनगर में हमारा आर्या प्रोजेक्ट चलता है, तो वहां पर एक फार्मर फर्स्ट प्रोड्यूसर कंपनी, जिसमें यूपी हनी, हयात हनी के नाम से उन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, और अभी वो ग्रुप में 15 से 20 लोग जुड़े हुए हैं, और अगर आप देखें तो उनकी टर्नओवर 30 से 35 लाख रुपए की है। तो इस छोटे छोटे उद्यमिता की चीजों को देख करके जो उत्साही किसान हैं, जो थोड़ा इनोवेटिव फार्मर्स हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, जिनकी सोच कुछ अलग हट के करने की है, तो निश्चित रूप से वो अपनी आय को बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने आपके सामने एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि मशरूम का काम भी हमारे केवी के बहुत अच्छी तरह से करते हैं। सहारनपुर में तो एक मशरूम गांव ही बन गया है, और गांव का टर्नओवर करीब 2 करोड़ है, और वहां से नाफेड वगैरह ड्राई करने के लिए मशरूम का ले जाते हैं। तो शुरुआत उन्होंने की थी कि 1200 बैग भर करके बनाए थे, और उन 1200 बैग्स के यूनिट से जो है उनको 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट प्राप्त हुआ। इसी तरह मेरठ में 11 गांव में मशरूम के ऊपर काम एवरेज निकाला गया, तो वहां भी 2.5 लाख के करीब वहां का प्रॉफिट निकल करके आया। इसी तरह भागवत सिंह एक किसान है गोरखपुर में, तो मैं भी उनके खेत पर गया और मैंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने कच्चा एक मकान बनाया हुआ था, उसमें फ्यूमिगेशन करके और वो मशरूम की खेती करते थे, और वो अपने यहाँ वहीं पर वो स्टैंड भी डेवलप करते हैं। तो इस तरह से
उन्होंने 11 लाख रुपए जो है 1500 स्क्वायर मीटर एरिया से और 5वें साल में जाकर के निकाला। तो इस तरह के रोल मॉडल्स, और इसके साथ ही वर्मी कंपोस्ट का काम हमारे कृषि विज्ञान केंद्र खास करके इलाहाबाद 2 लाख रुपए प्रति साल 25 वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स उन्होंने लगाए हुए थे, उसमें 2 लाख रुपए प्रति साल का कमाया। तो इस तरह से उद्यमिता विकास का काम भी कर सकते हैं। तो एक किसान हमारे जेपी सिंह मुजफ्फरनगर के, उन्होंने जो 1 हेक्टेयर में नर्सरी की खेती जब करी तो उसमें 18 लाख प्रति हेक्टेयर और प्रति एनम की आमदनी हुई, जिसमें उन्होंने वाशिंगटन पाम, बोटल पाम और पिस्टल पाम, बांस, फाइबर, अशोक पेंडुला और चंपा एल्वा वगैरह इत्यादि की जो है खेती करके अपना प्रॉफिट तो बढ़ाया ही, परंतु दूसरे किसानों के लिए रोल मॉडल का काम किया। और ऐसे पुरस्कृत फार्मर जिनको हमारे वैज्ञानिक लोग भी उनसे जो है सीखने के लेकर के उनकी जो सोच है उस सोच को फिर नए सिरे से अपने रिसर्च में जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया, कई किसानों का आपने नाम लिया, उनके जो एंटरप्राइज के बारे में बताया कि कौन कौन से क्षेत्र में किन किन फसलों को लेके आज वह लाभ कमा रहे हैं। और शायद एक आम व्यक्ति जो ये सोचता है कि मैं अपने गांव छोड़ के शहर में जाके 10,000 भी कमा लूंगा, परंतु गांव में नहीं रहना है, उस भ्रांति को इन्होंने दूर किया है। एक बहुत ही बड़ी बात आपने कही कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल की विविधता, फसल अलग अलग फसलों का चयन और साल भर में केवल 1-2 फसल से ना सीमित रह जाने पे ज्यादा से ज्यादा फसल लें ताकि आय में वृद्धि हो सके। सवालों की फहरिस्त लग चुकी है डॉक्टर साहब, 40 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, लोग अभी नंबर्स और बढ़ेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी रिसेंटली नीलेश चौधरी, योगेंद्र प्रताप सिंह, शक्ति सिंह डांगी ठाकुर, शंकर सिंह, सुनील वास्केल, शैलेंद्र सिंह, मनोज पांडे, पवन कुमार, अनिल कुमार, आनंद सिंह, सब लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव सेशन में। डॉक्टर सुशील कुमार राय हैं जो हमारे बहुत ही अच्छे व्यूअर हैं और प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। उनका एक प्रश्न है और उन्हीं के साथ साथ कई किसान भाइयों की भी ये कौतूहलता है कि कृषि विज्ञान केंद्र आने वाले समय में किसानों का तीर्थ कैसे बन सकता है, कि यदि किसान भाइयों को कोई भी दिक्कत हो तो उनको एक भरोसा आए कृषि विज्ञान केंद्र में, उसके ऊपर जरा सा मार्गदर्शक करें और जरा बताएं। प्रश्न का बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो ऋषियों मुनियों के केंद्र की तरह से काम करते हैं। 24 घंटे इनकी सेवाएं रहती हैं और जो भी किसान इनसे कभी भी कोई भी एडवाइजरी, कोई भी सलाह, कोई भी दवा, कोई भी ज्ञान, क्योंकि जो केवीके है वो नॉलेज रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करता है, तो निश्चित रूप से हमारे केवीके के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं, जहां जिले विशेष में जो भी किसान हैं, विद्यार्थी हैं और इवन लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब मिलकर के अगर देखेंगे तो कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका उन्हें अपने आप समझ में आ जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं ये किस तरह से 24 घंटे इनके दरवाजे खुले हुए हैं किसानों के लिए, मतलब कोई भी दिक्कत यदि आती है फोन करके वैज्ञानिकों से हमेशा सलाह ली जा सकती है। इसी प्रयास में हम भी हैं डॉक्टर साहब, किसानों को इस महामारी के समय में भी जहां किसान भाई बाहर ना निकल पाए, हम कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे कृषि विज्ञान केंद्र एवं ICR सेंटर में हम लोग किसानों को जोड़ सके हमारे इस लाइव सेशन की ओर। डॉक्टर साहब, अगले सेशन की ओर बढ़ने से पहले हमारे एक और व्यूअर हैं मिस्टर मनोज पांडे, वो भी प्रतिदिन जुड़ते हैं हमारे साथ। वो ये पूछना चाहते हैं कि वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से हैं, वहाँ पे उनको फूलों की खेती करनी है तथा फूलों के मार्केट के विषय में कुछ ट्रेनिंग लेना है, तो क्या कोई अच्छा कृषि विज्ञान केंद्र है जो उनको इस विषय पे गाइड कर सकता है? जरा सा उनका मार्गदर्शन करें डॉक्टर साहब। पांडे जी को मैं सिद्धार्थ जी बताना चाहूंगा कि अल्मोड़ा में ही हमारा जो एक केंद्र संस्थान है अल्मोड़ा में, उसी के साथ एक अल्मोड़ा में कृषि विज्ञान केंद्र खुला हुआ है। तो वहां पर अभी डॉक्टर SS सिंह जो वहाँ के हेड हैं, तो हमारे केवीके के पास जाएंगे तो इनको पूरा जो सीड से लेकर के, प्लांटिंग मटेरियल से लेकर के, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस से लेकर के, मार्केटिंग से लेकर के, सारा जो इनकी जिज्ञासा है उस जिज्ञासा की जानकारी
ये हमारे उस अल्मोड़ा केवीके के माध्यम से जान सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर SS सिंह जो है गोरखपुर वहाँ देहरादून में थे, ढकरानी केवीके पर, और वो 7-7 लाख रुपए का जो है प्याज का बीज पैदा करते थे रिवॉल्विंग फंड के अंतर्गत। काफी उत्साही वैज्ञानिक हैं ये, अगर उनसे मिलेंगे तो निश्चित रूप से जो इनकी जिज्ञासा है वो उसकी आपूर्ति होगी। और अगर कोई किसी तरह की बात हो तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं, हम उनसे बात करके इनको फैसिलिटेट कर देंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आशा करते हैं आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया। डॉक्टर साहब ने केवीके का नाम बताया तथा उनके जो प्रधान वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट अध्यक्ष हैं उस केवीके के, उनका नाम बताया, तो आप उचित जानकारी लेके उनसे संपर्क कर सकते हैं, तो आपको फूलों की मार्केटिंग के बारे में जो है जानकारी मिल जाएगी। सोनी ठाकुर जी हैं, हिमाचल प्रदेश से जुड़ते हैं, वो थोड़ा ये जानना चाहते हैं, क्योंकि कौतूहलता काफी है किसानों के बीच में। सोनी ठाकुर जी ये जानना चाहते हैं कि हिमाचल में फूल उत्पादन की क्या कोई संभावनाएं हैं, यदि हैं तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ले, कहाँ से जानकारी प्राप्त करें? जी डॉक्टर साहब। अरे ऐसा है कि सिद्धार्थ जी, हिमाचल प्रदेश तो एक पहाड़ी क्षेत्र है और जहाँ भी ठंडे इलाके होते हैं वहाँ विभिन्न प्रकार के पुष्पों के लिए बेहतरीन माहौल होता है। जैसा कि मैंने एक बार कश्मीर में देखा, जो हिली इलाका है, इतनी बढ़िया फूलों की संभावना है वहाँ पैदा करने की। और ये जो हमारा जोन 1 लुधियाना में पड़ता है और हिमाचल उन्हीं के अंतर्गत आता है, और हिमाचल में हमारा केवीके भी निश्चित रूप से वहाँ होगा। तो ये हमारे केवीके को फाइंड आउट करें, और अगर इनको कोई आपत्ति है तो हम केवीके के हेड का नंबर इनको दे देंगे और उनसे डिस्कस कर लें। वहाँ निश्चित रूप से फूलों की संभावना है, और फूल आज के परिवेश में काफी जो इनकम वृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद किसानों के यहाँ जाकर के देखा है मुजफ्फरनगर वगैरह में, तो इवन समर सीजन में मार्केट से जो ऑर्डर आता है किसानों के पास, साहब हमको इतने जो है गुलदस्ते दे दो इसके, ग्लैडियोलस के, और ऑर्डर पर हमारे लोग उनको फूल सप्लाई करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के जो साथ जुड़े हुए किसान। तो निश्चित रूप से ये हिमाचल में फूलों की खेती के लिए वहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र इनके लिए एक उदाहरण के रूप में अपने जो बात इनको बताएगा, जो इनकी समस्या है उसका समाधान कर देगा। जी सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं हिमाचल के लगभग सारे जिलों में, और फूलों का कितना बड़ा मार्केट है। अभी का जो समय है, अभी जो लॉकडाउन था, इसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब जगह हर प्लेस ऑफ वर्शिप में फूल की जरूरत होती है, और काफी लैगिंग रही, क्योंकि अब लॉकडाउन धीमे धीमे खुल रहा है, तो फूलों की बहुत डिमांड होगी आने वाले समय में, क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब खुल रहे हैं। तो किसान भाई यदि थोड़ा टारगेट करें कि कहाँ कहाँ पे मार्केट कर सकते हैं, तो फूलों की खेती की बहुत बड़ी इनकम हो सकती है। मनोज पांडे जी ने धन्यवाद दिया है आपको जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब का जो है संपर्क भी हम आपको दे देंगे। आपको डॉक्टर साहब से कोई भी दिक्कत हो या फिर केवीके से दिक्कत हो, आप उनको संपर्क कर सकते हैं। 45 से ज्यादा लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, लोगों की रोचकता बढ़ती जा रही है, परंतु समय सीमा को देखते हुए डॉक्टर साहब आइए बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम सेगमेंट में, जो कि बहुत ही मुख्य सेगमेंट है। अब मैं चाहता हूं आप हमारे व्यूअर्स को एवं किसान भाइयों को बताएं एक्सक्यूज मी, कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे कृषि विज्ञान केंद्रों के क्या क्या योजना है, ताकि जिससे जो फार्मर्स इनकम डबल किया जा सकता है, तथा किस तरह से आने वाले समय में कृषि विज्ञान केंद्र एक मुख्य भूमिका अदा करेगी किसानों की लागत को भी कम करने में, तथा उनकी आय को भी दुगनी करने में, तथा उनको सारी मुख्य जानकारियां प्रदान करने में। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सिद्धार्थ। जैसा कि मैं बात आपने की कि कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका क्या हो सकती है जो डबलिंग फार्मर इनकम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है, इसके दौरान हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों की जो भूमिका है बड़ा सक्रिय रही, क्योंकि इस रबी के सीजन में सारी फसलें पकी हुई खड़ी हुई थी और एकदम लॉकडाउन लग गया। सब्जियां भी बहुतायत में थी, खेतों के अंदर सारी फसलें थी और मूवमेंट रुक गया, तो इससे थोड़ा किसानों को तकलीफ हुई। उस तकलीफ को दूर करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने काफी प्रयास किया और 12 भाषाओं में
जो एडवाइजरी थी वो किसानों के लिए जानकारी पहुंचाने का काम किया कि किसान क्या करें, कब करें, कैसे करें और उनके लिए क्या क्या सहूलियतें दी गई हैं। तो वो उसके बारे में, जैसे कि आपको सबसे पहले यह था कि सैनिटाइजेशन की बात किसानों के लिए पहुंचाने की बात थी कि भाई एक आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, हाथों को लगातार साफ रखें, अपने पर्यावरण को साफ रखें और इवन जब खेती पे भी जाएं कटाई के लिए तो अपना खाने पीने का सामान भी अपने साथ रखें और किसी और के साथ उसको शेयर न करें और अपने हाथों को समय समय पर जो है उसको साबुन से जो है धोते रहें और जो 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 कहीं भी और भी कोई सैनिटाइजर हो उसका भी उपयोग उसको कर सकते हैं। तो इसी के रूप में हमारे जो पूरे कंट्री की मैं बात करूं तो इसमें जो है आरोग्य सेतु हमारे ही जो केवीके के स्टाफ थे उन्होंने 841 लोगों ने इसको जो है देखा और इसमें से 639 लोगों ने इसे डाउनलोड किया और जो किसान थे उनको करीब करीब 2,66,000 करीब किसानों तक इस मैसेज को पहुंचाया कि ये आरोग्य सेतु है जो आपके स्वास्थ्य की बारे में जानकारी बताएगा, आप सुरक्षित हैं कि नहीं है और अगर नहीं है तो आप क्या करें। और इसमें करीब करीब 82,597 किसानों ने इसको डाउनलोड किया और अपना जो इसमें सुरक्षा की बात थी उस आरोग्य सेतु के माध्यम से हमारे सारे कृषि विज्ञान केंद्रों ने प्रदेश में ही नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस पर काम किया और इसी तरह से उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जुड़ करके काम किया। फिर एक किसान रथ ऐप बनाया जिसमें कि किसानों को जो अपनी चीजें हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए रोक थी, गाड़ियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, तो उसके माध्यम से वो भी एक ऐप था, उस पर भी जाकर के जो ये भी करीब करीब 39,957 किसानों को इसकी जानकारी दी गई और इसमें से करीब 10,000 किसानों ने इसको डाउनलोड भी किया जो इच्छा रखने चाहते थे कि जो उनकी क्रॉप है, कमोडिटी है, उसको वो कहाँ पर ले जाकर के बिक्री करें। सिद्धार्थ, इसी के साथ ही 316 क्विंटल बीज जो खरीफ के सीजन के लिए हमारे सारे कृषि विज्ञान केंद्रों ने रखा हुआ था जो 742 किसानों को बांटा गया और इसी तरह प्लांटिंग मटेरियल था जो सीजन के लिए करीब 1,23,000 जो सैपलिंग थे वो 1,000 से ज्यादा किसानों को वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और इसी के साथ हमने भी बीच बीच में अपने सारे केवीके के साथ विश्वविद्यालय वाइज जूम मीटिंग किया जिसमें जो मैसेज था हमारे डीडीजी साहब का और डीजी साहब का, वो मैसेज हमने एडवाइजरी जो क्रॉप्स रिलेटेड और जो हार्वेस्टिंग रिलेटेड, मशीनरी रिलेटेड, लाइव स्टॉक रिलेटेड, फर्टिलाइजर रिलेटेड की दुकानें खुली रहेंगी, ये सारी जानकारियां उनको, सारा बाकायदा टोल फ्री नंबर, ये सब हमने उनको किसानों को हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से दिया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये हुई कि इसी दौरान जब लॉकडाउन था तो सूर्यकाष्ठ प्लान 2021 के लिए हमारे 71 केवी के जो उत्तर प्रदेश के उन्होंने डेवलप किया जिसमें कि 289 ब्लॉक इसके अंदर हैं और इसमें 4,000 ट्रेनिंग का प्रपोजल किया गया है और 20,000 से ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन और 5,220 डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट जो है विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस SC प्लान के अंतर्गत लिए जाएंगे जिसमें कि 17.5 करोड़ का प्रावधान करके हमने एक एक्शन प्लान और काउंसिल को सबमिट किया। इसी के साथ जो बढ़िया काम लॉकडाउन के दौरान हमारे यूनिवर्सिटी वाइज, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी हो, चाहे NGO हो, इन सभी ने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो बढ़िया काम किया उस बेस्ट प्रैक्टिस का भी हमने संकलन किया हुआ है और एक ई बुक के माध्यम से इसको भी हम करने जा रहे हैं। साथ ही ये जो स्किल की बात हो रही थी कि स्किल ट्रेनिंग के लिए भी हमने जो है 71 जो हमारे केवी के थे उनमें ज्यादा से ज्यादा बी कीपिंग का, क्वालिटी सीड ग्रोअर का, मशरूम ग्रोअर का और स्मॉल पोल्ट्री फार्मर का, फॉरेस्ट्री नर्सरी रेजिंग का और वर्मी कंपोस्टिंग का, इस तरह के जो जॉब रोल थे हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं केवी के वाले, वो उन्होंने जो किसानों के लिए ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल उस तरह का भी एक प्रपोजल हमने काउंसिल के लेवल पर उस समय बना करके इसमें भिजवाया। तो जब देखा गया कि भाई ऐसा क्या प्रभाव पड़ रहा है, कुछ स्टडी हम लोगों ने करवाई इनसे जो है,
तो इसमें उस समय जो है जो गेहूं और सरसों और इस तरह के जो आलू की खुदाई वगैरह चल रही थी, तो उसमें डेली वेजेज जो है वो कम हो गए, क्योंकि लेबर मिल ही नहीं रहे थे। तो 15 से 20% का जो है इसमें ये हुआ, नुकसान हुआ। और दूसरे जो बाकी और भी एडवाइजरीज हमारे डीजी साहब ने भी बताया कि जो दूसरे सालों में हम खर्चा करते थे उससे ज्यादा हमारा 99.8% खर्चा हमारे अटारी का हुआ, और ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर भी 98% का खर्चा हुआ, जो कि ये जनरली अच्छे जो साल थे उसमें नहीं हो रहा था। तो अगर हम पूरे राष्ट्र की बात करें, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में 718 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं, और उसके लिए डीडी साहब भी ऑनलाइन आए थे, जो डॉक्टर ए के सिंह साहब हैं हमारे डीडीजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। उन्होंने भी कहा कि पूरे जब राष्ट्र की बात करें तो 15 लाख किसानों को सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल हमारे लोगों ने प्रोवाइड कराया और राष्ट्रीय स्तर पर। और जो इसमें जो हमारा एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रोजेक्ट चलता है निकरा, उस निकरा में करीब 466 गांवों को कवर किया। और ये जो फार्मर फर्स्ट एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है उसमें हमारे 51 सेंटर्स हैं, जिसमें 114 गांव काम कर रहे हैं, और इसमें 50,000 ज्यादा से जो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं वो इसमें साथ जुड़े हुए हैं। और इसी तरह मैं बताया था आपको कि आर्या प्रोजेक्ट का भी उद्गम हुआ है, जिसमें 1 kV के पहले से काम कर रहा था, अभी 10 kV के हमारे और जुड़े हुए काम कर रहे हैं, जिसमें कि जो कैसे लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम कर सकते हैं, चाहे वो डेयरी का हो, हनी बी का हो, चाहे पोल्ट्री का हो, मशरूम ग्रेयर का हो। और अभी एक जो ट्राइबल सब प्लान था उसमें क्षमता जो प्रोजेक्ट के नाम से है, जिसमें 125 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे राष्ट्र में, और ये प्रोजेक्ट जो है 200 करोड़ का एक हुआ है। इसी तरह से जो वैल्यू एडिशन की बहुत बात हो रही है न्यूट्रिशन सेंसिटिव में, जिसमें वैल्यू एडिशन की बात है। और जैसा कि मैंने कहा कि आज होलिस्टिक एग्रीकल्चर की बात है, IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉड्यूल में बात करने की बात है। तो इसमें पूसा इंस्टीट्यूट का एक एग्जाम्पल हमारे डीडी साहब ने दिया था कि जो इरिगेटेड फार्मिंग सिस्टम है उसमें फिश पॉन्ड भी है, और 1 हेक्टेयर से किसान उसमें 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट लेता है। वही जो बरानी क्षेत्र है, उस बरानी क्षेत्र के अंतर्गत वो 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख का प्रॉफिट लेता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके। ऐसे ही जो हमारे जो पिछड़े हुए जिले थे उसमें से 112 जिले पूरे राष्ट्र में थे, जिसमें कि फर्स्ट फेज में 2,792 गांवों को कवर किया गया, परंतु दूसरे फेज में 2,924 गांवों को कवर किया गया। और इसी के साथ बड़ा स्पेशल प्रोग्राम भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों ने चलाए हुए थे, इसमें जल शक्ति अभियान 1 था, जो कि जल की संरक्षणता को बनाए रखने के लिए जल एक बहुत ही उपयोगी हमारा संरक्षण करने का एक ये था प्लान था। तो 255 जिलों में और 1500 ब्लॉक में और 500 किसानों के जो 500 फार्मर फेयर लगाए गए, जिसमें कि हमारे MP MLA इस तरह के लोग भी उसमें हुए, और इसमें करीब 5 लाख लोगों को जो है लाभ मिला इसका। ऐसे ही प्लांटेशन और वैक्सीनेशन का काम किया गया राष्ट्रीय स्तर पर, 7 लाख पौधे लगाए गए। और लॉकडाउन के पीरियड में ये जो फार्मर एडवाइजरी थी, अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 548 करोड़ किसानों को ये पहुंची, और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो सूचनाएं पहुंची 5 लाख किसानों तक पहुंची। आरोग्य सेतु 42 लाख फार्मर्स तक पहुंचा। और इसी तरह से जो ट्रेनिंग किया गया उस दौरान 19-20 में करीब 86 लाख किसानों को लाभान्वित हुआ, जिसमें 15 लाख डेमोन्स्ट्रेशन लगाए गए। और जैसा कि मैं बताऊं, सिद्धार्थ जी 3.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स काम कर रहे हैं, जो लोग जैसे उसकी सेवाएं लेना चाहते हैं तो उसमें उसका ले सकते हैं। पल्सेस का प्रोडक्शन 23 मिलियन टन तक पहुंच गया है, क्योंकि 3.5 लाख डेमोन्स्ट्रेशंस राष्ट्रीय स्तर पर किए गए दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि 2014-15 में जब मौसम की मार पड़ी थी तो उस समय फिर ये सोचा गया था, और इस तरह से उस मौसम से निजात पाने के लिए ये पल्सेस सीड हब का भी उद्गम हुआ था। और इनोवेटिव फार्मर्स मीट हुई, सारे जो है जहां पर 80 से 100 किसानों ने पार्टिसिपेट किया। और ये हर हमारा अटारी है, जो 11 अटारी हैं पूरे राष्ट्र में, वहां पर किया गया और इनका संकलन भी किया है।
हमने अपने यहाँ के भी इनोवेटिव फार्मर्स को बुलाया था, बरेली में एक मीटिंग किया था, उसमें जो उनका संकलन है, कौन किस विधा पर काम कर रहा है, किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है, वो उस पर किया। अब कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका के लिए मैं आपको बात करूं कि हमने एक जिले से कहा है केवीके को कि भाई आप 2 गांव सिलेक्ट करिए। उसका बेंचमार्क सर्वे 17-18 में लोगों ने कर लिया है। अब 18-19 के लिए हम देखेंगे, 19-20 में भी देखेंगे, और 22 तक का जो टारगेट है कि जो किसानों की आय है वो कैसे डेवलप होगी, तो उसको भी किया गया है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा गांव मेरा गौरव के नाम से एक प्रोजेक्ट चला, जिसमें कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 13,500 गांव को जो है इसमें जोड़ा गया। और इसको मेरा गांव मेरा गौरव का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो भी वैज्ञानिक हैं, जो भी अपनी रिसर्च के अनुसार वैरायटी निकालते हैं, तकनीकी निकालते हैं, अगर वो तकनीकी वो अपने गांव में नहीं पहुंचा सके तो फिर उसका कोई उपयोगिता नहीं है। इसीलिए मेरा गांव मेरा गौरव होना चाहिए। और जो चीजें हैं तकनीकी है, तो इस तरह से ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रायल, किसान मेला, किसान गोष्ठी, अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे कृषि विज्ञान केंद्र निरंतर चलाते रहते हैं। और इवन सीना खोल करके ये भी जो है किसानों की सेवा में निरंतर यहाँ जुड़े रहे। और इस तरह से ये जो लॉकडाउन के दौरान काफी सराहनीय काम हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथियों ने किया। मैं सभी हाँ सिद्धार्थ जी डॉक्टर साहब, आपने बताया हमारा गांव हमारा गौरव, इसी के साथ एक इतनी डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट आपने शेयर की, बताई कि जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो एक इतना बड़ा नेटवर्क है, करीबन 718 कृषि विज्ञान केंद्र। जैसे कि भारत सरकार ऐसे तो हमारे डॉक्टर्स को, पुलिस कर्मियों को, आर्मी को सलूट करती है, परंतु हम निरंतर अन्नदाता तथा ये जो हमारे वैज्ञानिक गण हैं, जो लगातार इस लॉकडाउन के समय भी अन्नदाता को दिक्कत ना हो, श्रमिकों को दिक्कत ना हो, कि कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये इंश्योर किया कि वो, कई ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट एवं जो अध्यक्ष लोग हैं वो तो शायद घर ही नहीं गए और अपनी दिन अपना रात उन्होंने केवीकेज में ही गुजारा। इसके लिए हम नमन करते हैं सारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को तथा हमारे इस कृषि प्रणाली में जुड़े हुए जितने भी एक्सटेंशन वर्कर्स हैं और सभी को। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही विविध चर्चा की। अभी अंत करने से पहले, क्योंकि सवाल इतने ज्यादा आ चुके हैं कि लोग इतने ज्यादा क्यूरियस हो गए हैं, ज्यादा नहीं, मैं एक सवाल और लूंगा अंतिम में। मोनालिसा जी हैं, क्योंकि वो प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ती हैं, क्योंकि ऐसे तो कई किसानों के भी बेटे बच्चियां होंगे, उनकी ये कौतूहलता है, क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान केंद्र में यदि कोई छात्र नौकरी करना चाहे तो उनको कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे और उसमें एंट्री करने के स्रोत क्या? जी डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसकी जागरूकता लोगों में होनी चाहिए। मैं तो नौकरी से पहले शिक्षा की बात करना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षा के लिए मेरे को एक लोगों ने एक बार पूछा कि ऊषा इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है एजुकेशन के मामले में, जहाँ पर टीचिंग, रिसर्च, एक्सटेंशन सभी होता है। तो लोगों को ये जानकारी नहीं थी। तो रूरल बैकग्राउंड में बैठे हुए जो हमारे लोग हैं, वो एक्चुअली उनका रुझान जो है इंजीनियर, डॉक्टर बनने पर ज्यादा चला जा रहा है, परंतु जो मेन फील्ड है कृषि की तरफ से जो है उनका जो है लगाव नहीं है। तो इसके लिए एक पूसा इंस्टीट्यूट में नास कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर एक म्यूजियम बना हुआ है। वहाँ शहर में पढ़ने जितने वाले बच्चे हैं उनको ला करके उस म्यूजियम में नई नई जानकारियों से अवगत कराया जाता है, जिससे कृषि के प्रति उनकी जागरूकता बढ़े। इन्होंने प्रश्न किया, पहले शिक्षा के बाद फिर एजुकेशन के बाद फिर नौकरी। कृषि विज्ञान केंद्र में परीक्षा तो अब इसमें कोई अभी फिलहाल देने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा है कि जो विश्वविद्यालय जो हैं हमारे, चारों विश्वविद्यालय हैं, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बांदा, ये 4 यूनिवर्सिटी यहाँ पर अभी कार्यरत हैं। ये विज्ञापन निकालती हैं, इनके वेबसाइट पे भी आता है, पेपर में भी आता है, और वहाँ स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन रहती हैं कि मिनिमम कम से कम मास्टर डिग्री सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए डायरेक्ट एप्लीकेशन मांगे जाते हैं।
और एप्लीकेशन स्क्रीन के आधार पर जब उनका स्क्रीन में आ जाता है तो इंटरव्यू कॉल होता है, इंटरव्यू करने के बाद फिर सिलेक्शन हो जाता है। परंतु अभी जो आईसीआर के इंस्टीट्यूट हैं, उन आईसीआर के इंस्टीट्यूट में अभी इनका एग्जाम जैसे एआरएस का हमारा होता है उस तरह से अभी एआरएस के पैटर्न पर जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हमारे केवी के जो आईसीआर के उनमें सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट सिलेक्ट होते हैं, जिनको टेक्निकल सर्विसेज का कैडर होता है, तो उसके लिए एएसआरबी में वो परीक्षा देनी होगी और उसके माध्यम से आएंगे, जो कि आईसीआर के केवीके के लिए होगा। परंतु विश्वविद्यालयों के लिए न ऐसा कोई परीक्षा का प्रावधान फिलहाल नहीं है। उसमें तो आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी डिग्री है, जो आपका है पेपर में हेड आएगा, उसको देख करके आप अप्लाई करें और आपको कॉल मिलेगा और आपका क्वालिफाई हुआ सिलेक्ट हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने जो है बड़े ही सरल भाषा में कहा कि क्या क्या दरवाजे हैं और जो है जिससे कि जो बच्चे हैं, यूथ हैं, जो कि अभी मान लीजिए जिन्होंने एग्रीकल्चर की, कृषि से संबंधित पढ़ाई भी की है, उनके दरवाजे कौन कौन से हैं परीक्षा के, ताकि वो जो है कार्यरत हो सके कृषि विज्ञान केंद्रों में। आपने बड़ी ही एक अच्छी बात कही डॉक्टर साहब की रुझान जो है ज्यादातर इंजीनियर और डॉक्टर। मुझे याद है अय्यप्पा स्वाब की एक बात है जो हमारे डीजी थे इससे पूर्व, उन्होंने कहा था पहले के समय में जो एजुकेशन का एक एक्रोनिम बना था वो था स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, कृषि की जो महत्वता को देखते हुए स्टेम से ये स्टीम बन गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। तो आज की डेट में कृषि का कितना बड़ा महत्व है, और ये बात सबसे ज्यादा महसूस हुई पूरे, ना कि केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में, ये कोरोना महामारी के दौरान। यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहता था, वो सबसे पहले जाके अनाज खरीदा उसने, ना कि टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, एसी, फ्रिज। तो कृषि भाई, जो किसान अन्नदाता का कितना बड़ा महत्व है, ये भी हमें पता चला। और डॉक्टर साहब, आज आपने हमें समय दिया, कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका बताई, तथा इस 45 मिनट के अवधि में 50 से ज्यादा लोग जुड़े, उनके कई सवाल थे, उनके जवाब दिए, तथा कृषि विज्ञान केंद्रों की क्या क्या भूमिका रहेगी, क्या क्या कार्यरत कर रही है, इन सभी बातों पे आपने बहुत ही एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के तौर पे एक पैकेज ऑफ नॉलेज आपने शेयर किया। यदि मैं और आपसे चर्चा करूं, शायद पूरा दिन बीत जाएगा और कृषि विज्ञान केंद्रों की जो भूमिका है एवं उनका योगदान है वह कम पड़ जाएंगे। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों को, सभी आईसीआर सिस्टम एवं कृषि प्रणाली से जुड़े हुए वैज्ञानिकों को हमारी तरफ से नमन। वो भी एज अ कोरोना वॉरियर हमेशा इस लॉकडाउन के समय लगे रहें और हमारे अन्नदाताओं को मार्गदर्शन करते रहे। हमारे साथ समय देने के लिए डॉक्टर साहब, अपने बिजी शेड्यूल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। चलते चलते आपकी क्या राय है और किसान किस तरह से मार्गदर्शी होते रहे कृषि विज्ञान केंद्रों की तरफ से, उस पे आपके क्लोजिंग कमेंट्स। जी डॉक्टर साहब। सिद्धार्थ जी, जैसे कि आपने सारी बातें अपने आप में सुनी और कही, मेरा तो यही कहना होगा कि पे बैक टू द सॉइल, पे बैक टू द सोसाइटी। उसी तरह से एग्रीकल्चर का प्रोफेशन, क्यों सबसे बड़ा प्रोफेशन हमारा कंट्री में एग्रीकल्चर है। और आपने अभी देखा कि कोविड के दौरान के जो खाना था वो एक प्राइम नीड बन गया था। पहले दवाई नहीं चाहिए, पहले भोजन चाहिए। भोजन की चाह में लोग, तो जो किसान है वो ऐसे समय पे देखिए किसान की भूमिका, और कई किसानों ने जो है बहुत सारा राशन, बहुत सारी चीजें, और ऐसे पीरियड के दौरान लोगों को सब्जी, सब दूध, सब मुहैया कराया। तो जय किसान, जय कृषि विज्ञान, और जय जवान, और जय विज्ञान। तो अब जो सभी को सब समझ में आ गया है कि विज्ञान की कितनी जरूरत है, किसान की कितनी जरूरत है, कृषि विज्ञान केंद्र की कितनी जरूरत है। और निश्चित रूप से जो आप बात कर रहे थे कि अन्नदाता को निश्चित रूप से जो है इस कड़ी में भी जोड़ने की जरूरत है कि वो भी किसी सैनिक से कम नहीं है, जो कि इस चिलचिलाती हुई धूप में फसलों को पका करके, फसलों को, अन्न को ला करके, अन्न, सब्जियां, फल, फूल, सभी की खुशहाली के लिए और पेट भरने के लिए, और किसान जो है एक
सैनिक की तरह से इस कोविड के दौरान भी डटा रहा। तो मेरा तो कहना यही है कि खेती तो हम करते ही हैं, तो खेती क्यों न हम लाभकारी करें, खेती क्यों न हम डाइवर्सिफाइड करें, खेती क्यों न हम प्रॉफिटेबल करें, खेती क्यों न हम इनोवेटिव करें। ऐसे हम 25 किसानों को अपने साथ लेकर के मैसूर गए थे 2010 में। आपने नाम लिया था डॉक्टर अय्यप्पन साहब का। अय्यप्पन साहब उस समय हमारे डीजी थे, तो उन्होंने किसानों का एक कॉन्फ्रेंस किया था, किसानों ने प्रेजेंटेशन दिया था। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बहुत सारे किसानों ने वैरायटी निकाली, बहुत सारे किसानों ने इम्प्लीमेंट्स मॉडिफाई किए, किसी ने पानी निकालने की। अभी एक मैं इनोवेटिव देख रहा था, बहुत आईटी के वाला काम, कि एक किसान ने जो आपका टिड्डी है, टिड्डी को भगाने के लिए बोतल से और हवा में वो कड़कड़ की आवाज करता है, जैसे एक डुबडुबी बना देते हैं उस तरह का एक आवाज करता है, और उसमें खाली बोतल से एक आदमी ने इनोवेशन करके और उसको बना दिया। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और इनोवेटिव फार्मर्स को सैल्यूट है, फार्मर्स को सैल्यूट है, और पूरे कृषि समुदाय को सैल्यूट है कि बढ़ती हुई आबादी के पेट भरने के लिए हमारे जो भी प्लानर्स हैं, थिंकर्स हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं, निश्चित रूप से इसकी तरफ अग्रसर रहेंगे। और लाभकारी कृषि के लिए थोड़ा सा बाहर निकल के आना पड़ेगा, और जो चीजें हैं आज बहुत ही डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी प्रोएक्टिव हो गई है। जैसे कि अभी मैं देख रहा था कुछ इंजीनियर्स लोग जिनका मैंने नाम लिया था, जेपी सिंह, वो MSCAG करने के बाद एंटरप्रेन्योर बने और नर्सरी का काम शुरू किया। अभी फिरोजाबाद में एक AP सिंह किसान है, वो M.Tech करने के बाद कैप्सिकम पॉली हाउसेस में शिमला मिर्ची का काम कर रहे हैं। तो ये सोच की बात, सोच करने वाले एक प्रमोद त्यागी हैं जो गाजियाबाद में हैं, वो एरोपोनिक्स से ट्यूबर का बीज बनाते हैं, इसका आलू का बीज बनाते हैं, आलू के ट्यूबर्स बनाते हैं। तो ये जो मॉड्यूल्स हैं, तो निश्चित रूप से किसानों की सोच को थोड़ा बृहद करना होगा, और क्षेत्र विशेष के हिसाब से क्या चीजें उपयोगी हैं। हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट की बात हमारे लोगों को सोच में आनी चाहिए। जालौन के डॉक्टर श्री अशोक कुमार सेंगर जी, वो भी MSCAG करने के बाद नौकरी बैंक की छोड़ करके एग्रीकल्चर की तरफ आए, अभी मटर का बीज उत्पादन करते हैं, और यहीं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मेले में आकर के और मटर का अपना बीज बिक्री करते हैं, और पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर उनकी खेती है, पूरा वर्मी कंपोस्ट और वो गोबर गैस प्लांट लगा करके, और खाना भी इवन गैस से ही बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रोल मॉडल फार्मर्स हैं। सभी किसान भाई कुछ अलग करके सोचें और निश्चित रूप से आए। तो मैं सोचता हूँ कि वो गांव के लेवल पर जो माइग्रेटेड लेबर आ रहे हैं, उनके काम को भी उसमें लगा करके उनकी भी आमदनी बढ़ा सकते हैं, और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं, और उनकी जीविका को चला सकते हैं। तो इसी अवसर पर मैं यही एक संदेश देना चाह रहा था कि कृषि को लाभकारी बनाना है, जल जमीन जंगल का जो हुआ ह्रास है उसको कैसे बचाना है, उसके तकनीकी आयाम क्या हैं, वर्ष वर्ष जानवरों को हरा चारा मिले, मेड़ों का उपयोग हो, बेकार पड़ी बंजर जमीन को उपयोगी बनाया जाए। तो ऐसी कई चीजें हैं जो कि निश्चित चारों तरफ देख करके हमारे किसान भाई वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कंधे से कंधा लगा करके बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपने खुद ही अप्रिशिएट किया, हमारे काफी राष्ट्रीय स्तर के, जोनल स्तर के, और किसान समृद्धि जो आपका अवार्ड है वो सब इनोवेटिव फार्मर अवार्ड है, इस तरह के लेकर के आ रहे हैं। जय सिद्धार्थ। डॉक्टर साहब, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस बिजी शेड्यूल से हमारे बीच जुड़ने के लिए और किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका बताने के लिए। हम आगे भी आपकी सेवाएं लेते रहेंगे और हम आपसे यही प्रयास करेंगे आगे भी आप जुड़े। इसको किसान संचार की पूरी टीम की ओर से, हमारे 1 लाख किसान भाई जो हमारे साथ इस फेसबुक चैनल में जुड़े हैं उनकी तरफ से, तथा जो भी 60 से 70 लोग आज हमारे लाइव सेशन में जुड़े रहे, उन्होंने अपना सवाल पूछा, उन सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं फ्यूचर में हम आपकी सेवाएं और भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपका इसको किसान CSR की तरफ से आपने हमको लाइव आने का अवसर दिया, और कुछ तुच्छ बातें जो कि हो सकता है उपयोगी हों,
वो किसानों के बीच में हमने शेयर किया। कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका क्या होगी। मैं सभी जुड़ने वाले साथियों का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने सवाल भी किया और देखा भी। तो इसके साथ पुनः आपकी पूरी टीम को, आपको और अन्य जुड़ने वाले साथियों को मैं अपनी तरफ से अपना आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज डॉक्टर अतर सिंह जी थे हमारे साथ, अध्यक्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी जोन 3 कानपुर के, जिनके निरीक्षण में लगभग 83 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्रों की एक प्रबल भूमिका रही है किसानों को मार्गदर्शन करने में, प्रशिक्षण देने में, तथा कोई भी दिक्कत उनको ना आए। इस कोरोना के समय भी हमारे सारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जुटे रहे, लगे रहे, और हम भी यही प्रयास करते रहें कि हम जितने भी अच्छे से अच्छे कृषि विज्ञान केंद्र तथा कृषि प्रणाली से जुड़े हुए एग्री एक्सपर्ट, कृषि विशेषज्ञ को आपसे जुड़ें और ज्ञान की कमी ना होने पाए। इसी तरह प्रतिदिन 11 बजे हम आपसे जुड़ेंगे। आज थोड़ा हमारा प्रोग्राम डिले हुआ बिकॉज ऑफ कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी, परंतु हम ये उम्मीद करेंगे कि प्रतिदिन हम 11 बजे आपसे जुड़ें और तथा कृषि से संबंधित जरूरी बातें आप तक साझा करें। कल सुबह 11 बजे फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नए एक्सपर्ट, एक नए विषय के साथ। तब के लिए मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य, इफ्को किसान की ओर से एवं सभी किसान भाइयों की ओर से धन्यवाद एवं साधुवाद। आप सभी का समय निकाल के जुड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं हमारे इस लाइव सेशन के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ के हम और अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान, नमस्कार।